आइए, हमने अब कल हमने देखा था 10वें टॉपिक के अंतर्गत लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, पीएससी एंड जेपीएससी यानी जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशंस, एंड this recorded video, it is available and we have just shared you that episode. Okay, ये जो अध्याय टॉपिक 10 है आपका, ये टॉपिक 10 में दो तरह की बॉडीज है। ऑलरेडी वी डिस्कस व्हेन वी स्टार्टेड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और हमने ये बताया था कि किस तरह से भारत में कुछ संवैधानिक निकाय है ऑलरेडी मेंशन इन द संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में, जिनका जिक्र किया गया है। साथ ही कुछ ऐसे हैं जिनको कार्यपालिका ने भी एस्टैब्लिश किया, जैसे नीति आयोग, पहले योजना आयोग था वो, और कुछ ऐसे आयोग है, ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है जिनको भले वो आयोग नहीं कहा गया, संस्था कहा गया, जो भी उनका नाम लिया गया, लेकिन कुछ ऐसी बॉडीज है जिनको these are the statutory recognition means established by the legislation, यानी जिनको विधायिका के द्वारा, यानी केंद्र में संसद या राज्य में विधानमंडल द्वारा जिनका एस्टैब्लिशमेंट होता है, जिनको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। तो इस तरह से तीन तरह के निकाय हमारे सामने हो जाते हैं। संवैधानिक यानी जिनका संविधान में उल्लेख है, और संविधिक यानी जो स्टैट्यूटरी बॉडीज है जिनको लेजिस्लेशंस के एक्ट के माध्यम से क्रिएट किया गया है। आपको ये भी बता दें, संविधान में भी ये प्रावधान हो सकता है कि कोई बॉडी वहां पर, जैसे उदाहरण के लिए लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315 में, निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 में है ना, केक जो हम आज पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 148 में। यह हो सकता है कि वहां पर उस बॉडी का नाम नहीं लिखा गया हो, लेकिन ऐसा कर दिया गया हो, संविधान में ऐसा उल्लेख कर दिया गया हो, जैसे आर्टिकल 340 में, जैसे आर्टिकल 338 में कि सरकार आयोग का गठन करेगी, अनुसूचित जाति जनजाति की दशाओं का परीक्षण करने के लिए और उस बारे में केंद्र को सिफारिश करने के लिए आयोग का गठन करेगी। सरकार ने गठन किया अधिनियम बनाकर, या सरकार उसी में आयोग का प्रावधान कर दे, उसको क्रिएट कर दे। पहले इनका अधिनियम के माध्यम से, जैसे आर्टिकल 340 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, पहले ये अधिनियम के माध्यम से, फिर बाद में उसको बकायदा वहां पर आर्टिकल 340 में क्रिएट किया गया। तो इस तरह के प्रावधान, मतलब संविधान में आपको जो देखना है फंडामेंटिकली, आपको इस तरह से यू मस्ट हैव दैट विजन एंड अप्रोच। ओके, तो अब हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं, कल हमने देखा था आयोग का, आज हम देखने जा रहे हैं, ये अध्याय 10 है, मध्य प्रदेश पीएससी का अध्याय 10। और अध्याय 10 में हम जो आयोग पढ़ चुके हैं अभी तक, अभी हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ रहे हैं, फिर हम स्टैट्यूटरी बॉडीज जो है उसको लेंगे, फिर हम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से क्रिएट की गई बॉडीज को देखेंगे। तीन तरह की बॉडीज को हमको देखना है। हमने निर्वाचन आयोग को देख लिया, हमने 315 में कल लोक सेवा आयोग को देख लिया, तीनों तरह के लोक सेवा आयोग को हमने कल डिस्कस किया, और उनके क्वेश्चन आंसर्स मैं भी आपको डिस्कस करने वाला हूं, कैसे किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं उसमें। और हम केक को पढ़ेंगे, केक CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत का नियंत्रक, भारत का नियंत्रक नहीं है ये, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नाम दिया गया है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये किसका नियंत्रण का काम करता है और किसका परीक्षण का काम करता है, इसको देखिए आप, कंट्रोलर एंड ऑडिटर, इसमें दो नाम है, इसी को हमको देखना है। आपको बता दें, सबसे पहले भारत में इस पद का उल्लेख स्वतंत्रता के पूर्व ही 1919 के अधिनियम में कर दिया गया था। आपको बता दें, एक चीज और याद रखिएगा आप, all these are talking with the concepts involved, ठीक है, फैक्ट्स इन्वॉल्व। आपको अगर पूरा आप देखिए, जो भी लेक्चर्स आते हैं उन लेक्चर्स में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, वो लेक्चर्स देखिए जहां पर पूरा स्टडी इस तरह से कंसेप्चुअली और फैक्चुअली सामने आ रहा है, जिससे आपकी पकड़ हो,
तभी पीएससी यूपीएससी सिविल सर्विसेज निकलेगा आपका, अन्यथा वो 60-65 क्वेश्चन तक जाएंगे प्री में, पीएससी जैसी प्री में। यूपीएससी में जाएंगे 38, 36 इस तरह से। आपको वो स्कोर करना जो कट ऑफ है वहां, और वेल इन एडवांस विद द कट ऑफ। आपका ऐसा नहीं कि 80 है और 80 आ गए आपके, मैं इसको भी नहीं मानता। 80 का कट ऑफ है, आपको कम से कम 82, 83, 85 ऐसा स्कोर होना चाहिए कॉन्फिडेंटली। तो इस तरह से आप पढ़ाई कीजिए। आपको बता दें 19 अधिनियम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे यहाँ बहुत सारी संस्थाओं के क्रिएशन के लिए। जो भी हमारे यहाँ संस्थाएं हैं जो हम संविधान में भी देखते हैं, उनमें से भी बहुत सारी संस्थाएं हैं या इस तरह के पद हैं, वो चाहे लोक सेवा आयोग हो, चाहे हमारे यहाँ पर केग, ये संस्थाएं ज्यादातर जो निकली है वो 1919 के अधिनियम से निकली है और 1935 में उनका पुनः उल्लेख किया गया है। ये याद रखिए, जिससे कि आपको ज्यादा एक्ट याद रखने, कहां से आया होगा ये आयोग, इस आयोग का प्रावधान किस एक्ट में किया गया होगा। यह इफेक्ट आपको कहीं पे भी किसी भी लेक्चर में नहीं मिलेगा जो मैं आपको बतला रहा हूं। याद रखने के लिए आपको इस तरह की दृष्टि लेकर चलना पड़ेगी, ठीक है। तो यह दीर्घक्षीर दृष्टिकोण कहलाता। 1919 के अधिनियम में ही सबसे ज्यादा प्रावधान किए गए हैं जो हमारी वर्तमान में महत्वपूर्ण संस्थाएं जिनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो आयोग हो, लोक सेवा आयोग हो, चाहे वो केग हो, लोक सेवा आयोग, केग के ऊपर जो एक लोक लेखा समिति आती है वो हो, इन सब का उल्लेख जो है आपको 1919 का चेम्स्फोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार इसको कहा जाता है, ठीक है। इसमें बहुत सारी संस्थाओं को इस तरह से क्रिएट किया गया है और इनका पुनः इसमें प्रावधान भी किया गया बाद में। बहुत सारे ऐसे 1919 में जो संबंध है, देश शासन डायरकी रूल है, फिर से लाया गया था, ठीक है। ये सब चीजें आपको 1935 में उसको फिर फेडरल स्ट्रक्चर के साथ लाया गया, ये सब चीजें हैं। लेकिन 1919 में काफी इनिशिएटिव लिया गया था इस दिशा में, तो ये आपको याद रखना है। बाकी सब अधिनियम आप याद नहीं रखें जहां तक संस्थाओं के क्रिएशन का सवाल है। हाँ, कुछ अधिकार गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में विधि का सदस्य कब नियुक्त किया गया, ठीक है, उसमें भी फिर भारतीय एक सदस्य एसपी सिन्हा वो कब नियुक्त किए गए, ऐसे फैक्ट्स हैं जो 1909 के अधिनियम के साथ में भी। लेकिन संस्थाओं के क्रिएशन की बात हो रही है। चलिए, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद जो है, सर्वप्रथम इसका उल्लेख सर्वप्रथम इसका उल्लेख 1919 के अधिनियम में हुआ था, 1919 सॉरी। तो इसमें, इस अधिनियम में, इस एक्ट में इस महत्वपूर्ण पद का उल्लेख किया गया था, ठीक है। और 1921 में केक क्रिएट किया गया था, केक इज क्रिएटेड। केक कब आया? 1921 में ही आया, ठीक है। चलिए, ये महालेखा परीक्षक केग, ये है क्या, ये क्या करता है, इसकी शक्तियां क्या है, इसका वेतन कैसा है, इसका पद किसके समकक्ष रखा गया है, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। और इसी के आधार पे आपको लिखना भी पड़ता है मुख्य परीक्षा में मोटे तौर पर कि क्या क्या इसका, क्योंकि कोई भी पद आया है तो उसका सबसे महत्वपूर्ण चीज तो ये होता है कि वो लाया किस लिए गया है। मैंने आपको कल भी बताया, लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग का मैंने कल आपको बताया कि लोक सेवा आयोग क्यों लाया गया है। भर्ती और पदोन्नति से संबंधित जो समस्याएं हैं लोक सेवा में उत्पन्न होती है, उनके बारे में सरकार को सलाह देने के लिए लाया गया। सलाहकारी निकाय, वो भर्ती नहीं करता, भर्ती के लिए सलाह देता है। वो पदोन्नति नहीं करता, पदोन्नति के लिए सलाह देता है। कल का लेक्चर आप देख लीजिए, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो देख लीजिए। आपको कल का जो हमारा लेक्चर है, उस लेक्चर को मैं वापस रिवाइज करूंगा अभी केक पढ़ने के बाद में प्रश्नोत्तर के संदर्भ में, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हम हर टॉपिक के बाद में प्रश्नोत्तर को भी अटेम्प्ट करने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर आप देखते हैं केक, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये क्या है?
इसका प्रावधान कहां पे है? जब हम बात कर रहे हैं कि हम संवैधानिक निकाय पढ़ेंगे, संविधानेतर निकाय पढ़ेंगे, संविधानेतर निकाय में फिर बाइफरकेशन हम करते हैं। एक वो जिनको विधानसभा ने यानी विधायिका ने बनाया, संसद ने या विधानमंडल ने, या जिनको कार्यकारी निकाय ने यानी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से क्रिएट किया गया कैबिनेट के माध्यम से, जैसे नीति आयोग। तो ये दोनों संविधानेतर है, यानी संविधानेतर यानी संविधान के बाहर इनका क्रिएशन किया गया है। और जो संवैधानिक है उनका ऑलरेडी दे आर मेंशन्ड इन द रिलेटिव आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, ओके, ऑलरेडी मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशंस, ओके। तो वो ये जो कहे गए ये संवैधानिक निकाय है, इसका संविधान में प्रावधान है। ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय। Why it is constitutional body? Why it is constitutional body? Why it is constitutional body? Since it is mentioned in the constitutions, इसका प्रावधान संविधान के आर्टिकल में है। आर्टिकल 148 provides for a post of king. Provides for the केक, ओके। तो केक काय में है? किस आर्टिकल में है? ये आर्टिकल 148 में है, ठीक है। इसमें इसका प्रावधान किया गया, इसलिए ये क्या है? संवैधानिक निकाय है। क्या ये एक सलाहकारी है? क्या एक परामर्शदात्री है? अब आपको बता दें, ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, ये सलाहकारी नहीं है, ये एक बोलना चाहिए मैंडेटरी बॉडी है। इसका जो भी बोलना चाहिए कि जो भी इसकी फाइंडिंग्स होती है, ये इसकी फाइंडिंग्स वो संसद को सरकार के खर्चों के ऊपर, संसद निधि से निकासी के ऊपर नियंत्रण रखने में मदद करती है। पर ये इस हिसाब से क्या हुआ? ये एक ऐसा निकाय है जो संसद का मित्र है। ये याद रखिए, ये क्या है? जैसे आप किसी भी चीज के नेचर के बारे में पूछ लिया जाए, लोक सेवा आयोग है, सलाहकारी निकाय है। निर्वाचन आयोग है, एक स्वतंत्र निकाय है। लोक सेवा आयोग भी स्वतंत्र निकाय है, लेकिन निर्वाचन आयोग क्या है? निर्वाचन से संबंधित एक निर्देशन वाली बॉडी है वो, ठीक है, एक कंट्रोलिंग बॉडी ऑफ द ऑल इलेक्शंस, ठीक है, डिसाइडिंग है, अथॉरिटी उसका नेचर है। यहां पर देखिए, ये संसद का मित्र, संसद का मित्र है, संसद का मार्गदर्शक भी है वो, जहां तक फंड का सवाल है, जहां तक वित्तीय मामलों में, वित्तीय मामले, यह नहीं कि हमको अनुमान लगाना, वो तो वित्त मंत्रालय करता है, अनुमान सही लगाया जाए, ठीक है, अनुमान समिति के माध्यम से होता है। लेकिन यहां पर क्या वो मित व्ययिता के दृष्टिकोण से उचित थे? तो वित्तीय मामलों में भी धन खर्च, धन उगाही, ये संसद का मित्र मार्गदर्शक है कि संसद को कंट्रोल करने का एक आधार देता है अपनी रिपोर्ट के माध्यम से। संसद के पास में इतना समय नहीं, वो एक्सपर्टीज वहां पर नहीं जो चाहिए। किस मामले में? धन जो संचित निधि में है, संचित निधि यानी सरकार के जितने भी खर्च है, ऑल रिसिप्ट्स आर एक्रूड इनटू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट और इंडिया। हर राज्य का आर्टिकल 266 सरकार का संचित निधि होता है। संचित निधि जैसे आप अभी बड़े हुए हो, अभी आप 2-4 साल पहले जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको मैं एड्रेस करते हुए बोल रहा हूं, जब आप 15-16 साल तक, 17 साल तक आपकी एक गुल्लक हुआ करती। अभी आपके छोटे बच्चे होंगे, छोटे जो भाई बहन होंगे आपके घर में, छोटे बच्चे, उनकी भी गुल्लक आपने देखी होगी, जिसमें पैसा डाला जाता है। वो पैसा वो बच्चा क्या समझता है? ये मेरी इनकम है, मेरी आय है, मैं ही खर्च करूंगा इसको, मेरा ही अधिकार है इस गुल्लक के ऊपर। आप
1 रुपया मांग लो उनसे, 2 रुपए मांग लो उनसे। और हमारे समय में हम पैसों में पैसे डालते थे, उसमें 10 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे ऐसे डालते थे। आप लोग आज नोट डालते हो, उसमें वैल्यू नहीं है वो सिक्कों की, तो है ना। मतलब सिक्कों की किस टर्म्स में वैल्यू तो है, लेकिन उससे क्या खरीदोगे? तो आपको तो आपकी दृष्टि रहती है कि 10 का नोट मिल जाए, 50 का नोट मिल जाए। तो आप उसमें जब डालते हो, बच्चे जब डालते हैं, तो उसमें क्या देखते हैं कि ये मेरी इनकम है। आप उनसे मांग लो कि हमको पैसे की जरूरत है, दे दो, इसमें से 500 रुपए 300 रुपए नहीं दोगे, क्यों? छुपा लोगे उसको, ये मेरा है। तो जो संचित निधि होती है, वो संचित निधि ऐसी है कि जितना भी पैसा आएगा भारत सरकार के पास में, भारत सरकार जो भी आय लेगी, चाहे वो कहीं से अपने पीयूएस से कमाई हो, सार्वजनिक उपक्रमों से कमाई हो, कर के रूप में कमाई हो, लोन दिया है उसका ब्याज आ रहा हो, वो कमाई हो, वो सब कमाई कहां जाती है? और रिसिप्ट्स हम पढ़ेंगे जब इकोनॉमी में हम बजट पढ़ेंगे, मैं आपको उसका भी पोस्टमार्टम करके बताऊंगा कैसे बजट को आप यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। ठीक है, उसमें कौन कौन सी मदें आती है। तो ये जो जितना भी पैसा आता है सरकार के पास में, उसकी संचित निधि का भाग बन जाता है। रेगुलर रिसिप्ट एंड पेमेंट जो चलता रहता है लोक लेखा के माध्यम से, वो अलग चीज। तो संचित निधि में सब पैसा आता है, राज्य की भी संचित निधि में राज्य की ऐसी ही इनकम डाली जाती है। ठीक है, अब आप बोलोगे ये गुल्लक कहां रखी हुई है, हम देखना चाहते हैं। तो ये कोई गुल्लक नहीं है, सरकार की गुल्लक जो है वो बैंक में है, ट्रेजरी में है। ठीक है, सरकार का कोषालय होता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अधिकृत कर रखा है भारत सरकार ने, अधिकांश राज्य सरकारों ने, कि वहां पर वो उनकी तरफ से रिसिप्ट लेता है। ठीक है, तो वो वहां पे एकरूट होती जाती है। ठीक है, तो ये जो धन सरकार का आ रहा है संचित निधि में, ये सही तरीके से आ रहा है। लेना था 10 रुपए और 9 रुपए 99 पैसे आया, 1 पैसा छूट तो नहीं गया। संसद जगह जगह देखने नहीं जाएगी, ये रेगुलर बेस पे काम चलता रहता है। और ये काम कौन करता है? संसद की तरफ से केक करता है। अब सरकार का पैसा आ रहा है, सरकार का पैसा जा भी तो रहा है, योजनाओं में जा रहा है। कोई डिक्री पारित हुई अगेंस्ट गवर्नमेंट, कोर्ट ने कहा कि इनको इतना क्षतिपूर्ति दिया है, वो पैसा जा रहा है। सरकार ने जो लोन ले रखा है, वो लोन के ऊपर ब्याज जा रहा है, वो लोन की किस्त जा रही है, चाहे वर्ल्ड बैंक से लिया हो, आईएमएफ से लिया हो। विभिन्न योजनाओं में पैसा आ रहा है सरकार का। और ये बहुत बड़ी बात, एक फैक्ट मैं आपको बतला रहा हूं, मेरी किताब में मिलेगा ये, कि जो वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, इनकी तरफ से इनकी जो भी परियोजनाएं भारत में चल रही है, उन परियोजनाओं में जो पैसा आता है और जो पैसा खर्च होता है, उसके बारे में ऑडिट खुद वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ करते हैं। लेकिन उन्होंने भारत के संदर्भ में, भारत का केग और भारत का निर्वाचन आयोग, ये याद रखिए, ये 2 संस्था ऐसी है। इवन सुप्रीम कोर्ट वर्तमान में डीवाई चंद्रचूड़ जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में, ऐसे न्यायाधीश हमारे यहाँ पे हुए हैं जिस समय सुप्रीम कोर्ट बहुत ही विलक्षण तरीके से काम करता है। उसकी रिपोर्टेशन भारत पूरे विश्व भर में होती है। तो हमारा सुप्रीम कोर्ट ऐसा है, हमारा जो है केग, हमारा निर्वाचन आयोग, केग और निर्वाचन आयोग को तो उसकी एक्सपर्टीज के आधार पर रिकॉग्निशन है इंटरनेशनल लेवल पर। कहीं पर चुनाव करवाना है, कहीं स्वतंत्र रूप से, तो भारत के निर्वाचन आयोग से सहायता ली जाती है, यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। ऐसे ही केग से सलाह ली जाती है कि क्या किया जाना चाहिए, कैसे हम अपनी इन योजनाओं के बारे में मॉनिटर करें, आप थोड़ा सा सलाह दीजिए। और भारत के बारे में तो केग की यह रिपुटेशन रही है, उसकी ऑटोनॉमी के कारण, उसके सही तरीके से काम करने के कारण। भले ही अभी हाल ही में कुछ प्रश्न यहां पर तैरते हुए नजर आए भारत की पॉलिटी में, जो राजनीति अभी चल रही है उसमें, पर मैं आपको यह बता दूं कि इनकी एक्सपर्टीज, इनका काम करने का तरीका इतना स्ट्रांग है, इतना टेक्निकली साउंड है, कि इनको दे दिया गया कि भाई आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की जितनी भी योजनाएं हमें चल रही है, उनकी मॉनिटरिंग भी आप करो, उनके आय व्यय लेखे की जांच आप ही करो, आप ही ऑडिट कर दो उनका। ठीक है, अब ये मैंने आपको कहानी के रूप में बता दिया, ऐसा फैक्ट्स आता है तो ये बहुत आसानी से याद रहेगा। अब यहां देखिए, संसद का मित्र मार्गदर्शक, इसी संदर्भ में धन का खर्च, धन की उगाही, सही तरीके से खर्च, ये संसद का मित्र और मार्गदर्शक इसी संदर्भ में होता है। ये बताता है आगे जो लोक लेखा समिति आपकी काम करेगी,
उसका मैं बहुत सारा काम, बहुत सही तरीके से उसका पूरा काम मैं आपको टेक्निकली करके दे रहा हूं, ताकि आसानी से आप लोक लेखा समिति की, जो आपकी लोक लेखा समिति वो जांच करती है खातों की सरकार की संसद की तरफ से। अब देखिए होता क्या है, संसद बहुत बड़ी है, ये संसद हमारी, संसद में कितने सारे मेंबर्स हैं, 543 इधर है, 245 उधर है। तो ये जो है संसद इतनी बड़ी है, ये सब तो करती है। तो संसद क्या समितियों के माध्यम से काम करती है। वित्त के क्षेत्र में उसकी 3 समितियां बहुत महत्वपूर्ण है। लोक लेखा समिति पीएससी है, अनुमान समिति एस्टिमेटिंग कमेटी है, और पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी जो है लोक उपक्रम समिति है। ये 3 समितियों के माध्यम से संसद काम करती है। ठीक है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण पीएससी जो है वो होती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जिसका जो अध्यक्ष होता है वो जनरली कौन होता है, अपोजिशन का लीडर, अपोजिशन पार्टी का होता है। तो ये पीएससी जो है, ये पीएससी संसद की तरफ से जांच करती है। अब पीएससी जा जाके खातों की जांच करेगी, ये भी संभव नहीं है। तो वो उसको पीएससी को केक की रिपोर्ट चाहिए। क्या चाहिए? केक की रिपोर्ट चाहिए। उसका बेस केक की रिपोर्ट है। केक की रिपोर्ट के संदर्भ में पीएससी देखती है कि केक ने जो पॉइंट्स उठाए, ठीक है, दी आर्टिकल्स, दी यू कैन से द प्रोविजंस पॉइंटेड आउट बाय द केक। केक ने सपोज करो रेलवे, या अपन बोले अभी हाल एक मामला आया था, गिरीश कुमार जी है ना हमारे केक वर्तमान के, तो उन्होंने एक जो वंदे भारत क्या है वो एक एक्सप्रेस है, कौन सा, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे जो है, तो ये जो हाईवे है द्वारका, इस द्वारका के बारे में, द्वारका एक्सप्रेस वे, इसके मामले में उठाया कि इसमें इतने करोड़ का घोटाला हुआ। ठीक है, कोई 200 करोड़ का ऐसा कुछ उन्होंने फिगर बताया कि इसमें घोटाला हुआ, स्कैम इज देयर। काय का स्कैम हुआ कि ज्यादा रेट से किया गया, 18 रुपए प्रति किलोमीटर होना था, और कितना 200 है, कितना उस प्रति किलोमीटर जो है इस पे व्यय किया गया। ठीक है, अब ये इंटरनल पॉलिटिक्स है, क्या है, क्यों ऐसा, क्योंकि हम जानते हैं जो इस सड़क परिवहन मंत्रालय के जो मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, जिनको लोग इतने सारा हाईवेज और ये सब बनाया कि उनको रोड करीबी कहा जाने लगा। ठीक है, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे लोग रोड करीबी कहने लगे। तो इतना विजनरी जो मिनिस्टर है और इतना जो है डेवलपमेंट पुरुष इसको आज कहा जाने लगा है, तो वो व्यक्ति के रहते हुए तो उन्होंने तो स्टेटमेंट काउंटर किया कि भाई मैंने तो 12% 17% जो है इसमें बचत करके दिखाई है। ठीक है, तो क्यों करके इनका नाम आया, ये पॉलिटिक्स का पार्ट है। हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं उसके मैं उसको समझाने के लिए कर रहा हूं कि ये कौन, हु हिट आउट दैट फैक्ट, केक ने बताया। अब पीएससी जो है इसी ऐसे बहुत सारे मामले होंगे जहां पर केक पॉइंट आउट करेगा, कुछ छोटे मामले भी होंगे, उनको बोला जाता है ऑडिट ऑब्जेक्शंस। ऑडिट ऑब्जेक्शंस कि भाई ये तो क्लेरिफाई करो कि यहां पर ये विसंगति क्यों है। दीज आर दी, और ये बहुत बड़ा, एंड दीज आर दी माइनर फॉल्ट्स जो केक ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग हिज इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, और ये इन्वेस्टिगेशन एक दिन जाके नहीं होता है, तो बिल्कुल रेगुलर चलता रहता है। इधर खर्चा हुआ, वो बिल जाएगा पास, ऑडिट डिपार्टमेंट में जाएगा, उसी समय उसमें ऑब्जेक्शन आ जाता है। ठीक है, इसके बावजूद भी खर्चा हो जाता है, ऑब्जेक्शन बना रहता है, वही केक की रिपोर्ट में अपीयर होता है। ऐसा नहीं कि केक भी सब कुछ, केक का तो पूरा एक स्ट्रक्चर है फ्रॉम टॉप टू डाउन। ठीक है, हर राज्य में उसके एजी बैठे हुए, एजी ऑफिस हमारा ग्वालियर में, ऑडिटर जनरल। ठीक है, तो वो प्रिंसिपल अकाउंट्स जनरल के रूप में वहां बैठे हुए ग्वालियर में, तो उनके नेतृत्व में ये सब पूरे राज्य में जो है एजी ऑफिस होते हैं जो अंडर के काम करते हैं। उस स्ट्रक्चर पर मैं आता हूं। तो ये जो है सब रिपोर्ट जो है केक के पास, और केक के माध्यम से जब पीएससी काम करेगी तो पीएससी ये देखेगी कि कहां कहां पर इन्होंने पॉइंट आउट किया है, उन्हीं के संदर्भ में वापस उन लेखों को बुलाएगी, उनकी जांच करेगी। ठीक है, और अपनी रिपोर्ट देगी। तो केक की रिपोर्ट पीएससी के बाद वाया राष्ट्रपति जाती है। कैसे जाती है? राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन देते हैं 151 में, वो देता है संसद को, संसद के समक्ष राष्ट्रपति रखता है, राज्य से संबंधित लेखों की भी जांच ये करता है,
ऑडिट करता है वो राज्यपाल को दे देता है, राज्यपाल उनको उनके विधानमंडल में रख देता है राज्यों के, और इस तरह से सब राज्यों की भी पीएससी होती है और संसद की पीएससी होती है, वो अपने अपने राज्यों के लेखों के बारे में जांच करती है। ये संसद केंद्र सरकार के जो खर्चे हुए भारत सरकार के उनके खर्चों के बारे में जांच करती है, और उन जांचों को का आधार केक की रिपोर्ट होती है, उसी में जो हाईलाइट कर देता है, जैसे आप पढ़ते हो जब कर लेते हो ना कि इंपॉर्टेंट फैक्ट आर्टिकल 158, इसको ऐसा कर लेते हो ना आप, अंडरलाइन कर लेते हो, हरा पीला कर लेते हो ना, तो ऐसा ये यहाँ पे हाईलाइट कर देता है जो ऑब्जेक्शंस आते हैं, जो इसकी फाइंडिंग्स होती है, उन्हीं के संदर्भ में फिर से लेखों की जांच कर लेती है पीएससी। संबंधित विभागों को बुला भी लेती है, मंत्री की तरफ से उनका जो सेक्रेटरी वगैरह उनको बुला के उनसे एक्सप्लेनेशन ले लेती है कि ऑडिट ऑब्जेक्शन आया है, बताओ भाई। अगर वो सेटिस्फाइड है तो उसको क्लियर आउट करेगी और संसद को अपनी समस्त केक के ऊपर जो रिपोर्ट है उसकी जांच करके संसद के समक्ष प्रस्तुत कर देती है, और सरकार को एक्शन टेकिंग रिपोर्ट एटीआर उसके ऊपर रखना पड़ती है कि व्हाट एक्शंस सॉट बाय द पीएससी एंड टेकन बाय द गवर्नमेंट, उसको एटीआर एक्शन टेकिंग रिपोर्ट ये रखना पड़ती है। तो ये एक प्रोसेस जांच का, ठीक है। अब इस तरह से ये क्या हुआ, संसद का मित्र, मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक, ठीक है, वित्तीय मामलों में। वित्तीय में भी कौन से मामलों में, बजट बनाने में नहीं है। बजट बनाने में तो इसकी एक समिति काम करती है, अनुमान समिति। वो उसको कोई ऐसा केक जैसा वो नहीं है अनुमान समिति के लिए कि वो किसी की रिपोर्ट के ऊपर बेस्ट करे। अनुमान समिति तो खुद अपने सेक्रेटरीट के माध्यम से, जो लोकसभा का सेक्रेटरीट उसके माध्यम से अनुमान समिति काम करती है, वो लोकसभा की समिति। तो यहां पर जो है धन खर्च और धन उगाही उसके संदर्भ में, और ये बहुत बड़े मामले हैं। धन खर्च कैसे होता है, धन की उगाही कैसे होती है, हाउ रेवेन्यू इज एक्रूड एंड हाउ इट इज टू बी एक्सपेंड, ठीक है। इन दोनों चीजों को हमको देखना है, और यही केक जो है उसका नाम जो है इसी आधार पर रखा गया। तो ये हमने देखा कि केक का प्रावधान कहां पे। अब केक जो है उसकी कार्य शक्ति कहां से मिलती है, प्रोविजन इसमें है, प्रावधान इसमें है, ठीक है, पद का प्रावधान है। अब मैं यहीं पर ले लूं, ये पद का प्रावधान हुआ। अब दूसरा ले लूं यहां पे कार्य का प्रावधान, कार्य और शक्ति का प्रावधान, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में है। लेकिन यहां पर एक चीज है, कार्य और शक्ति का प्रावधान ये कहा गया है कि 149 कार्य शक्ति संसदीय अधिनियम द्वारा दी जाएगी। इसकी जो भी कार्य शक्तियां होगी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कैसे करेगी, तो पार्लियामेंट ने 1951 में एक्ट बताया। 1971 का एक्ट जो है वो इस दिशा में बहुत क्रांतिकारी रहा, उसी में संशोधन चलता रहता। 1971 के अधिनियम के द्वारा इस कार्य शक्ति इन सब का प्रावधान किया गया, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। और ये तो इसके संवैधानिक प्रावधान है जो हमने देखे कार्य शक्ति कहां से मिलती। अब हम देख लें कि इसकी नियुक्ति कैसे होती है। पद का प्रावधान देखा, अब हम इसकी नियुक्ति देखते हैं, ठीक है, ये आपको दोनों याद रखना है। अब हम इसकी नियुक्ति देखें तो आर्टिकल 148 में ही इसकी नियुक्ति का प्रावधान है कि राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करेंगे। आप एक और मैं फंडामेंटल आपको फंडा देता हूं। ये फंडा ये, जैसे मैंने आपको भी एक फंडा दिया 1919 के अधिनियम से ज्यादातर संस्थाओं का सृजन हुआ है हमारे, बाद में फिर उनको कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिया गया, ठीक है। भले ही उनका स्वरूप, उनके कार्य शक्ति चेंज की गई, लेकिन पद लिया गया। अब आपको बता दें, और कुछ नए पद भी क्रिएट किए गए। यहां पर एक चीज याद रखिए कि केंद्र सरकार के जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सुप्रीम कोर्ट के जज, सभी जज है ना, और हाई कोर्ट भी, चूंकि वो हमारी इंटीग्रेटेड सिस्टम है, हम पढ़ेंगे पॉलिटी में, तो हाई कोर्ट के जजेस की भी, सभी जजेस की, चाहे उनका चीफ जस्टिस हो चाहे अन्य जजेस, सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। केक की नियुक्ति राष्ट्रपति करे। निर्वाचन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। सब महत्वपूर्ण पदों पर राष्ट्रपति नियुक्त करता है। राष्ट्रपति की नियुक्ति
राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, ठीक है। वो अपॉइंटमेंट के माध्यम से नहीं, वो इलेक्शन के माध्यम से। उपराष्ट्रपति वो भी इलेक्टेड बॉडी, ठीक है, उनकी अपॉइंटमेंट नहीं होती, उनका इलेक्शन होता है। और वो राष्ट्रपति जो है वो नियुक्ति करते हैं बहुत सारे पदों पर, संवैधानिक पदों पर। यूपीएससी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष उनकी नियुक्ति वो करेंगे। जेपीएससी संयुक्त लोक सेवा आयोग है, वो मैंने बताया राष्ट्रपति करेंगे उनकी नियुक्ति, ठीक है ना। तो ये इस तरह से केंद्र में उनकी नियुक्ति। हर राज्य में ज्यादातर नियुक्तियां कौन करता है? राज्यपाल करता है। आप हाई कोर्ट को छोड़ दीजिए, हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट मतलब केंद्र सरकार राष्ट्रपति के द्वारा होती है। बाकी जितने भी हमारे जजेस मतलब हमारे जो भी ऑफिशियल्स हैं सॉरी, उन सब की नियुक्ति, चाहे वो हमारा एडवोकेट जनरल हो, पीएससी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो, विभिन्न जो आयोग है हमारे यहाँ पे वो हो, उनके अध्यक्ष उपाध्यक्ष, ज्यादातर कुछ के ऐसा भी कि डायरेक्ट हमारा जो सीएम है वो करता है। जैसे केंद्र में नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री, यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री या कैबिनेट, उसके माध्यम से जो राज्य नीति आयोग एवं योजना आयोग, नया नाम आ गया है उसका, तो उसकी नियुक्ति सीएम करता है कि भाई ये उपाध्यक्ष होंगे, ठीक है ना। तो जैसे अभी सचिन चतुर्वेदी जो है उसके उपाध्यक्ष नीति आयोग के, राज्य नीति आयोग उन्होंने करा सीएम। तो इस तरह से कुछ अपवाद है, इस तरह से है। बाकी सबकी नियुक्ति कौन करता है? संवैधानिक पद है तो उसमें तो निश्चित रूप से राज्य के जितने भी संविधान है उनमें राज्यपाल करता है, ठीक है। चलिए अब ये आर्टिकल 148 में राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। इनके सब आर्टिकल 148 में बहुत सारी चीजें हैं कि इनकी नियुक्ति कौन करेगा, इनकी शपथ कौन दिलाएगा, इनको शपथ, इनकी सेवा शर्तें, आर्टिकल 148 में हमने सब लिख दिया। ज्यादातर क्या किया है कि इनकी कार्य शक्ति, सेवा शर्तें, ये सब जो है ये संसद तय करेगी, ये 148 में हमने लिख दिया। तो शपथ जो है वो भी राष्ट्रपति के समक्ष लेते हैं। अपने कर्तव्य दायित्वों की शपथ इनको राष्ट्रपति के समक्ष लेना है, ठीक है। और इनके वेतन भत्ते और सेवा शर्तें, यह भी 148 में है कि संसद तय करती है। अब संसद ने 1971 के अधिनियम, आप आपको बता दें, मतलब जो ये अधिनियम है, संसद जो भी अधिनियम बनाएगी उसमें ये तय करेगी। 1976 में फिर संशोधन किया गया था, ठीक है, वो हम देखेंगे। तो संसद जो है तय करती है इनके वेतन भत्ते कितने होंगे, क्या इनका वेतन भत्ते सेवा शर्तों में इनका सुप्रीम कोर्ट के जज के समकक्ष ये पद रख दिया गया है। इनको वेतन भत्ते 2.5 लाख रुपए मिलेंगे जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलते हैं, है ना। तो इनके वेतन भत्ते जो भी चेंजेस आते हैं वो आपको याद रखना है कि क्या वेतन भत्ते हैं, क्या है ना, वो उस तरह से। सेवा शर्तें वही कि इनको हटाने के लिए भी वही जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए प्रावधान किए गए हैं वैसा ही इनको हटाने, जज के समकक्ष इन सब मामलों में। अगर वेतन भत्तों के मामले में रखते हैं तो वो वहीं तक लागू होता। सेवा हटाने का मामला जो है अलग तरीके से डिस्कस किया जा सकता था संविधान में, लेकिन या इस अधिनियम में, कंसर्न अधिनियम में। पर यहाँ पे जो किया गया है कि इनको इन सब मामलों में एससी के समकक्ष रख दिया गया है। तो आपको ये याद रखना है, नियुक्ति, शपथ, से वेतन भत्ते, सेवा शर्तें, अलाभकारी परिवर्तन इनकी सेवा शर्तों में नहीं हो। आपको बता दें कि हमारे यहाँ पर जो संचित निधि होती है इस पे 2 तरह के एक्सपेंसेस होते हैं। हमारे घर की संचित निधि जो है, हमारा बजट है, हमारी तनख्वाह है। हमारी तनख्वाह है, सपोज करो 20,000 रुपए हम कमाते हैं महीने के। ये 20,000 रुपए में हमको पता है कि कुछ तो एक्सपेंसेस हमारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस होंगे ही। घर का किराया देना है हमको, इस बच्चों की फीस भरना है हमको, ठीक है, किराया और किराना, खाने पीने पे तो खर्च होगा ही, फीस पे ये होगा ही, ये किराया देना ही पड़ेगा। कपड़े भले ही हम अभी नहीं खरीदे, दिवाली पे एक ड्रेस खरीद लेंगे, ठीक है, अभी उसको टालते हैं, अगली दिवाली पे लेंगे, पैसा कम पड़ रहा है, फीस ज्यादा भरना पड़ रही है, भाव बढ़ गए तो किराना महंगा हो गया। तो इसमें से हमको मालूम है 15,000 तो हमको एक्सपेंसेस करना ही करना है।
तो हम घर के संदर्भ में बात करें तो ये हमारे ये चार्ज एक्सपेंसेस है, इतना तो करना ही है हमको, ये फिक्स नहीं। चार्ज इसको याद है कि भाई ये तो जाएगा ही और जाएगा, इसके ऊपर बहसबाजी मत करो। कोई बोलेगा अरे तुम कितना ये यहां से कम कर लेते हैं, किराया जो है 5,000 रुपए दे रहे हैं, हम इसमें से जो है अभी 4,000 देते। नहीं, ये तो देना ही पड़ेगा, वो बाहर निकाल देगा मकान मालिक, फिर कहां जाएंगे? तो इसमें बहस मत करो, ये तो देना ही है। कहां पे कम कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते, डोंट डिस्कस। किराना ये तो खर्च करना ही पड़ेगा और महंगाई बढ़ गई है। पहले हम 100 रुपए में पर डे 100 रुपए में कर ले 3,000 रुपए महीना, अभी तो हमको प्लस अब हम ये कर सकते हैं कि इसको यहीं रखें, लेकिन डोंट डिस्कस, ये तो खर्च करना ही पड़ेगा। फीस बच्चों की, स्कूल जाना ही है, डोंट डिस्कस, ठीक है।